नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और स्वराज सेहत के साथ मैं हूं फर्श कुमारी। देश में 2,08,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मरीजों का लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, जो वाकई में अब चिंता का सबब बना हुआ है। अब देश में कुछ बंदिशों को छोड़कर शॉपिंग मॉल, बाजार खुल रहे हैं और ऐसे में हम लोगों के सामने कोरोना के संक्रमण से बचने की चुनौती है। हालांकि भारत में कोरोना से ठीक होने के मामलों का औसत 48% से ज्यादा है। अब तक कोरोना को मात देने वालों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा यहां पर पार कर चुकी है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि कोरोना को थोड़ी सावधानी से हराया जा सकता है, साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर इस वायरस को मात दी जा सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद कैसे हम सभी इस वायरस से खुद और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। और इस बेहद ही खास विषय पर हमारे साथ मौजूद हैं आरकेजीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल में डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वसुधा दामले। डिपार्टमेंट वसुधा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, जो फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं आप उन सवालों का जवाब डॉक्टर वसुधा से ले सकते हैं। डॉक्टर वसुधा, किस प्रकार के नेत्र रोग कोरोना महामारी में हो सकते हैं और कोरोना कितना घातक है सभी के लिए? देखिए, जो आई इन्वॉल्वमेंट है कोरोना में, बेसिकली कोरोना जो फैलता है वो ड्रॉपलेट से फैलता है और सारा जैसे पेशेंट छींकता है या खांसता है तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये जाके थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे थ्रोट में, नोज में, वैसे आई में भी एक कंजंक्टिवल लेयर होती है, उस पर जाके जमा होने का चांस रहता है और इसके थ्रू कोरोना फैलता है और इसी के थ्रू ये ब्लड में भी जाने के चांसेस हैं। मेनली आईज में जो प्रॉब्लम नोटिस की गई है वो है कंजंक्टिवाइटिस की, पर इसका परसेंटेज बहुत कम है और मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि किसी मरीज को कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है तो वो सीजनल भी हो सकता है, क्योंकि आजकल गर्मी का सीजन है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़े हुए हैं, ओवर यूज ऑफ कंप्यूटर हो रहा है, तो इन सब वजहों से रेडनेस और इरिटेशन की प्रॉब्लम क्वाइट कॉमन है। तो हमेशा इसको कोरोना महामारी से न जोड़ा जाए, पर हाँ, कंजंक्टिवाइटिस एक प्रेजेंटेशन हो सकता है। दूसरे भी प्रेजेंटेशंस हैं जिसमें रेटिना का इन्वॉल्वमेंट है या आयराइटिस नाम की प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती है। मेनली मैं इसमें आपको ये कहना चाहूंगी कि इसका जो स्प्रेड कंजंक्टिवा के माध्यम से हो या आई में एक फ्लूइड होता है जिसको टीयर्स बोलते हैं, तो टीयर्स में इसका बहुत ज्यादा प्रमाण में कोरोना वायरस नहीं पाया गया, पर एक पॉसिबिलिटी है। मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ इसलिए होती है क्योंकि जब भी हम किसी पेशेंट को आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ देखते हैं तो चूंकि बहुत कम और क्लोज डिस्टेंस से हम लोग को देखना पड़ता है, इसलिए ये सारे प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्प्रेड होने के चांसेस ऑब्वियसली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में या ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स में ज्यादा रहते हैं। तो यदि ड्यू प्रिकॉशन के साथ करें तो मेरे ख्याल से कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कहा जाता है कि कोरोना ग्रुप ऑफ वायरस है, ये कितना मतलब घातक है? क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि जो डेथ रेशियो है इंडिया में उतना नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्रीज में बहुत ज्यादा रहा है। इंडिया में ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि वायरस के टाइप पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रेन्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ स्ट्रेन्स हैं जो डायरेक्टली बैट के थ्रू आए हैं ह्यूमन बींग्स में, कुछ स्ट्रेन्स बैट के थ्रू किसी और एनिमल में जाने के बाद ह्यूमन बींग्स में आए जो कि ज्यादा घातक माने जा रहे हैं। हमारी कंट्री में आप देखेंगे कि अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं तो मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है, भोपाल में और इंदौर में फर्क है। तो जो ऐसा है कि डर के तो काम चलेगा नहीं, हमको जो भी प्रिकॉशंस लेनी है वो हमें लेनी ही है। और साथ में जैसे हम भोपाल की ही बात करें तो 80 to 85% पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। सीरियस पेशेंट का परसेंटेज मुश्किल से 5% है और मोर्टेलिटी यदि आप देखना जाए तो 1 या 2%, और वो भी बोला जा रहा है कि उसमें उनको दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे उनको कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज मेलाइटस है, ब्लड प्रेशर है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं,
तो जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। कॉलर जुड़ गए हैं भिंड से विवेक शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। विवेक जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम जी नमस्ते, मेरे 2 सवाल है आपसे। नंबर 1, पहली बार तो साबुन से अपन कितनी देर तक हाथ धोएं कि जिससे वायरस पूरी तरह से नष्ट हो जाए, और नंबर दूसरा सवाल यह है कि सैनिटाइजर के अधिक उपयोग कंफर्म कर दो जी। मैं दूसरा सवाल आप अपना फिर से रिपीट करेंगे? दूसरा सवाल, हाँ मैडम, दूसरा सवाल यह है कि सैनिटाइजर का डेली यूज है या नहीं, यह कंफर्म कर दो मैडम जरा। सैनिटाइजर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपका दूसरा सवाल है, ठीक है? नहीं, कंफर्म, लगातार यूज करने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? ओके, देखिए इसमें साबुन से हाथ धोना तो वाकई में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये बोलता है कि सारी प्रिकॉशंस में बेस्ट जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और साबुन और पानी से हाथ धोना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप साबुन से करीब 5 से 7 मिनट तक अच्छे से आप हाथ धोते हैं तो ये निकल जाता है आपके हाथ से। और सैनिटाइजर, देखिए अब आपको जहाँ भी डाउट लग रहा है कि आपको आप सपोज हम लोग एज ए डॉक्टर काम करते हैं, किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी आपने ऐसी सरफेस को टच किया है जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो बेटर है आप सैनिटाइजर का यूज कर लें। सैनिटाइजर और सैनिटाइजर को मतलब साबुन को सैनिटाइजर से रिप्लेस मत करिए। साबुन का रोल अपनी जगह है, और सैनिटाइजर तब यूज करें जैसे आप जहाँ पे आपको साबुन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहाँ आप करें। पर मैं कभी भी आपको बोलना चाहूँगी कि सोप का इस्तेमाल पहले करें और उसके बाद सैनिटाइजर का यूज करें। और ज़्यादा देर तो देखिए आप किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा यूज करेंगे, कुछ लोगों को स्किन पे भी टॉक्सिसिटी हो रही है। और दूसरा फिर सैनिटाइजर के बारे में एक बात बताना चाहूँगी कि इसका परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट होता है। अल्कोहल कंटेंट यदि 70% से ज़्यादा रिकमेंडेड है कोरोना के पेशेंट्स के लिए, तो ओवर यूज तो कभी भी हार्मफुल हो सकता है। पर आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि दिन में आप जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ सैनिटाइजर का यूज़ करें, जहाँ आप सोप से वॉश कर सकते हैं वहाँ आप सोप का यूज़ करें। इस तरह से आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया विवेक जी हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर वसुधा, क्या जिस तरह से कोरोना बीमारी को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, तो इस बीमारी से नेत्रों में जो पाए जाने वाले टिश्यूज हैं, क्या ये उसमें भी फैल सकता है? हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि कंजंक्टिवाइटिस की एक प्रॉब्लम होती है, तो कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है और आँख के बाकी टिश्यूज में भी हो सकता है, पर इसका परसेंटेज बहुत कम है। मेन प्रॉब्लम जो है, जैसा कि मैंने बोला कि सारे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनका जो एग्जामिनेशन हम करते हैं, हमारा जो रोज का डे टू डे वर्किंग है, क्योंकि बहुत क्लोज कांटेक्ट में होता है, तो इसलिए आई सर्जन से पेशेंट को और पेशेंट से आई सर्जन को दोनों को स्प्रेड होने के चांसेस हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चाइना में जो डॉक्टर ली हान जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट किया था 7 से 8 केसेस दिसंबर में रिपोर्ट किए थे, एंड शायद एज ए फर्स्ट टाइम उनको एज ए विसल ब्लोअर भी कंसिडर किया गया था। बाद में उनको बोला कि ये जो है इस तरह से रॉन्ग मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं। पर बाद में जनवरी में जब उनको हुआ खुद को कोरोना का संक्रमण, उस वक्त वो किसी ग्लोकोमा पेशेंट की जांच कर रहे थे, तो उसके बाद ही उनको हुआ एंड बाद में उनकी डेथ भी हुई, रिपोर्ट हुई फरवरी में। तो कहने का मतलब है कि सिंपल एक आई एग्जामिनेशन और चेकअप में भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर हाँ, आप यदि सावधानियां बरतें तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। आमतौर पर जिस तरह से हम बात करते हैं, नेत्र विभाग के ओपीडी में आने वाले जो मरीज हैं, क्या समस्या लेकर पहुंचते हैं, और कोरोना की वजह से आपको अब इस प्रेजेंट सिनेरियो में क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है, और आप लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, अभी नॉर्मल रूटीन में यदि हम देखें तो हमारे आने वाले मैक्सिमम पेशेंट यूजुअली मोतियाबिंद के होते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जो ऑपरेशन ही कराना चाहते हैं, चश्मे का नंबर लेना चाहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स की प्रॉब्लम लेके आते हैं। कुछ लोग स्किन की समस्या लेके आते हैं। प्लस आजकल ओवर यूज ऑफ कंप्यूटर है तो ड्राई आई की प्रॉब्लम काफ़ी है। फिर हमारे यहाँ ट्रॉमा के भी केसेस आते हैं कि चोट लग गई, इंजरी हो गई। फिर उसके अलावा मेनली इंडस्ट्रियल एरिया पास होने की वजह से कुछ फॉरेन बॉडी से भी आपको रोकना चाहूंगी डॉक्टर वसुधा। कॉलर हमारे साथ इस वक्त बुरहानपुर से जुड़ गए हैं। दुर्गा जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। ये पूछना चाह रही थी, सुबह हमारा दूध वाला आता है तो मैं उससे दूध लेती हूँ। तो दूध लेने के बाद जैसे अपनी सटकनी लगाती हूँ दरवाजे की,
तो मैडम वो ऐसा उसमें इन्फेक्शन फैलने का वो तो नहीं, कोरोना तो नहीं हो जाता है जैसे हाथ में मेरे इन्फेक्शन? जी, आपने देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए बाहर से कोई भी चीज हम लाते हैं, जैसे दूध आ रहा है, सब्जी आ रही है, तो दूध की बोतल यदि आप अंदर लाते हैं तो उसको आप धो के रख लीजिए और कोशिश करें कि किसी और कंटेनर में पानी भर के जिसमें बोतल थोड़ी देर रखी रहे, या फिर उसको आप नल के नीचे वॉश कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, इसमें आपका कहना सही है कि हम जो कोरोना है वो डायरेक्ट भी फैलता है, और दूसरा जैसे आपने बोला कि दरवाजे के हैंडल से और किसी भी चीज को हाथ लगाने से भी हो सकता है। तो बेटर है कि इन सब चीजों पे आजकल हम लोग हाइपोक्लोराइड स्प्रे भी रिकमेंड करते हैं कि दिन में 1 या 2 बार अपने घरों में भी आप नॉब्स पे उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसका 0.5 to 1% सॉल्यूशन बनाया जाता है जो कि स्प्रे के फॉर्म में आप रख लें और यूज कर लें। इसमें बस सावधानी ये लेनी है कि ये जो स्प्रे आप बनाएंगे ये काफी पहले से बना के मत रखिए, इसको समय पे बनाइए, और जैसे काफी दिन बना के इसको नहीं रखना चाहिए। तो ये सब सावधानियां आप बरत सकते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी ऐसी सतह पे आपने हाथ रखा हुआ है तो सबसे पहले आप जाके सोप से हैंड वॉश करें और बाद में फिर कहीं भी आप हाथ लगाएं। दूसरा, आप कहीं भी हाथ लगाएं, सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि आप आंख पे या मुंह पे हाथ नहीं लगाएं, वो सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए दुर्गा जी। एक और कॉलर है मुंबई से, रोहित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। रोहित जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैम नमस्ते, मेरा ये सवाल है कि ऐसा क्या चीजें खाई जाएं जिससे हमारी आंखें स्वस्थ रहें। कुछ चीजें तो पता है, जैसे हरी मिर्च खाने से आंखें सेहतमंद रहती हैं, बाकी कुछ 2-3 और खाने के चीजें आंखें स्वस्थ रहें। देखिए आंख के लिए तो ऐसा है, मतलब इन जनरल कोई भी आप विटामिन वाली चीजें, सारी हरी सब्जियां खाएं, पपीता खाएं, आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स और अच्छे फ्रूट्स खाते हैं तो ये सब आंख के लिए हेल्पफुल ही होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए, ये सभी चीजें आंख के लिए उपयोगी हैं। तो इन जनरल अपना वेजिटेरियन फूड हमेशा अच्छा है, उसको आप खाएं। और इस वक्त तो खासतौर से साफ सफाई का आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सब्जियां या फल भी जो खा रहे हैं उसको बहुत वॉश करके और साफ करके उसको यूज करें। बिल्कुल डॉक्टर वसुधा, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हमारे जो पूरे इंडिया में जितने भी दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम के जरिए उन हैबिट्स को अपनाएं जिनसे वो स्वस्थ और निरोगी रह सके। हम रेगुलर देख रहे हैं कि जो कॉलर्स हैं वो कॉल करते हैं, वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि कैसे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड किया जाए, कौन कौन से विटामिन है, मल्टीविटामिन वो कौन कौन से हैं जिनको रेगुलर हम मतलब ले सकते हैं जिससे जो इम्यूनिटी भी बिल्ड हो और साथ ही जो छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं उसके लिए डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। देखिए आप ऐसे विटामिन की गोलियां खाने से तो नॉर्मल एक बैलेंस डाइट आप कभी भी लें तो वो हमेशा फायदेमंद रहती है। फ्रेश फूड खाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा मैं आपको बोलूँगी कि बहुत उबला हुआ मतलब बहुत ज़्यादा देर तक टेम्परेचर पे पका हुआ खाना उसमें आपके बहुत सारे विटामिन जो हैं वो खराब हो जाते हैं। तो आपकी डाइट में हर चीज़ का प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए। आपको प्रोटीन्स भी लेना है, ऑयल्स और घी बिल्कुल नहीं लेना है ऐसा नहीं है, पर उसका भी एक प्रोपोर्शन है जो आपको लेना चाहिए। बहुत तला हुआ खाना और ये सब चीज़ें तो कभी भी फायदा नहीं करती हैं। प्लस आप कुछ कच्चा या ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो हमेशा आपको विटामिन बिल्टअप करने में मदद करते हैं। जी, भिंड से कॉलर जुड़ गए हैं रुद्र, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। जी, आंखों में दर्द रहता है जी, ओके। देखिए आंखों में दर्द जो है इसके लिए तो पहले आपको एक चेकअप करा लेना चाहिए। और डिपेंडिंग कि आपकी एज कितनी है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको चश्मा है। और यदि आपको चश्मा नहीं लगता है तो कोई पर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है, तो ये तो आप आसपास जो भी आई स्पेशलिस्ट होगा उससे एक बार पूरी जांच करा लीजिए। क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपका पहले विजन चेक करेंगे और विजन के साथ वो बाकी पर्दे की भी जांच आपकी कर देंगे जिसमें दर्द का क्या कारण है ये पता लग जाएगा। उबाले साहब हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना।
जी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से दादा उबाले बात कर रहा हूँ। जी उबाले जी, सवाल कीजिए। महाराष्ट्र में मेडिकल स्टोर में एंटीबायोटिक्स गोलियां मिलती है जो हर दिन 4 या 6 गोलियां ऐसा 3 दिन हर महीने में खाएंगे तो कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी गोलियां खाने से क्या सच में रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी क्या, इसके बारे में बताइए मैडम। जी, एंटीबायोटिक गोलियां आप पहले तो बिना कंसल्टेशन के इस तरह से न खाएं, क्योंकि देखिए ये एक कोरोना का जहाँ तक सवाल है, एक वायरल बीमारी है और इसमें एग्जैक्ट अभी ट्रीटमेंट का रोल जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रिकमेंडेड हैं और वो प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपको आप एसिम्प्टोमेटिक होते हुए भी आपको किस लेवल का प्रॉब्लम है ये तो आपके फिजिशियन ही डिसाइड कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो एंटीबायोटिक का बहुत कोई खास रोल इसमें होता नहीं है और ये बिना कंसल्टेशन के तो आपको नहीं लेना चाहिए। एक और कॉलर ग्वालियर से जुड़ गए हैं अरविंद चौहान जी। अरविंद जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। सवाल ये है, कोरोना काल में एक कहा गया है कि आप आंखों को दूर रखिए, क्योंकि क्या है हम लोग बराबर आते जाते हैं फील्ड में। तो सवाल मतलब ये होता है कि आंखों के माध्यम से क्या कोरोना वायरस अंदर जा सकता है, आपको बॉडी को अटैक कर सकता है? हाँ, चांसेस रहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गले में और आपके नाक में एक जो अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जैसे कोरोना जा सकता है, वैसे आंख में भी एक ये लेयर रहती है तो उसके थ्रू भी एब्जॉर्ब हो सकता है कोरोना। और उसके थ्रू चूंकि आईज का कनेक्शन आपके नोज के थ्रू रहता है तो उसमें भी जाने की संभावना है। तो ये प्रिकॉशन तो आपको लेनी ही है। फेस का कोई भी एरिया जो है ना, हम हमेशा बोलेंगे कि आपको हाथ नहीं लगाना है। कोशिश करें कि आपकी आंखों को हाथ नहीं लगाएं, आपकी नोज को हाथ नहीं लगाएं। इसी तरह से आप काफी हद तक बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद जी कॉल करने के लिए। डॉक्टर वसुधा, ये जो लगातार हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा कहर हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, ये जो कोरोना वायरस है ये सरफेस पे कब तक लाइव रहता है, कब तक जीवित रहता है? देखिए, इसको जो है करीब 24 to 48 आवर्स तक हमको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और जैसे यूजुअली बोला जाता है कि सरफेस के कंपैरिजन में जो ड्रॉपलेट्स हैं उनसे फैलने का चांस इसमें ज़्यादा रहता है। फिर भी हम सारी प्रिकॉशन तो ले ही रहे हैं। सरफेस को डिसइंफेक्टेंट के माध्यम से क्लीन तो हमको करना ही चाहिए, चाहे हम हॉस्पिटल्स में देखें चाहे हम अपने घरों में देखें, तो क्लीनलीनेस तो ज़रूरी है ही। और आजकल इसके लिए जैसे मैंने बोला आपको, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से उसको मॉप्स में यूज़ कर सकते हैं या स्प्रेस के फॉर्म से भी उसको सैनिटाइज किया जा सकता है। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से, अनिल जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम, मुझे पूछना था कि मेरी उम्र 40 साल है और पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मोबाइल पर काम करता हूँ, नॉर्मली ऐसे टीवी तरफ देखता हूँ तो कुछ थोड़ा 1-2 सेकंड 4 सेकंड कुछ धुंधला दिखाई देता है मुझे, जबकि स्पेक्स में पिछले 20-22 साल से 12th से मुझे चश्मा लगा हुआ है। और दूसरा मैडम, मुझे ये भी पूछना था कि पिछले कुछ दिनों में मैं हेपेटाइटिस बी मुझे हुआ था, काफी लंबा था, मैं हॉस्पिटल में निकालना पड़ा लीवर इन्फेक्शन से, तो क्या उसका असर भी आंखों पे कुछ पड़ा है जो ठीक होके आया हूँ? जी, इसमें देखिए 40 साल में आप बता रहे हैं तो आपको मोबाइल देखने में दिक्कत हो रही है। 40 साल में आमतौर पे पास का चश्मा लगने लगता है। तो यदि आपने पहले कोई नंबर लगाया हुआ है तो रीडिंग का जो ग्लास है उसमें चेंज आने की संभावना है। तो एक तो जो भी आपके आसपास नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनसे नंबर की आप जांच करा लीजिए, क्योंकि मोबाइल भी जो है वो पास की रेंज में आता है, रीडिंग की रेंज में आता है। एक तो वो है, और दूसरा जैसे आप बता रहे हैं हेपेटाइटिस का आपको प्रॉब्लम रहा है, तो इसमें जब आप नंबर चेक कराएंगे उस वक्त आपका विजन चेक किया जाएगा और साथ में देखा जाएगा कि उसमें भी किसी प्रकार की कमी है। और अदरवाइज भी 40 वर्ष की एज के बाद हम नॉर्मली बोलते हैं कि एक फंडस एग्जामिनेशन जिसमें कि रेटिना का एग्जामिनेशन किया जाता है, तो वो आप करवा लीजिए, जिसमें किसी भी तरह का डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमें कॉल करने के लिए। बिलीश्वर से कॉलर जुड़ गए हैं, सबीर बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। सवाल था कि जो अपन मास्क लगा रहे हैं तो क्या नाक पर कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? उससे मतलब सांस लेने में काफी देर तक लगा रहता है, 3 मिनट तक अपन मास्क लगाए रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा जी,
देखिए, मास्क लगाना चाहिए। अभी इस पे भी काफी आजकल चर्चा हो रही है कि काफी दिन से लोगों को मास्क लगाने में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक बात मैं बोलूंगी कि जब आप भीड़भाड़ वाले इलाके में हैं, आप 2-4 लोगों से बात कर रहे हैं, उस वक्त तो आपको मास्क लगाना ही है। और N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, बहुत तरह के मास्क अवेलेबल हैं। पर आप कोई भी मास्क यूज करते हैं तो एक इवन ट्रिपल लेयर मास्क जो है ना 6 से 8 घंटे में खराब हो जाता है, तो उसको आप थ्रो कर दें। इवन क्लॉथ वाले जो मास्क आप यूज कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में धो के उसको आप बाद में यूज कर सकते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप भीड़भाड़ वाले इलाके में हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं और मास्क भी नहीं लगा रहे हैं तो आप प्रॉब्लम इनवाइट कर सकते हैं। पर हाँ, अकेले में अपने घर में साफ सुथरे एनवायरनमेंट में बैठे हैं और आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो थोड़ी देर आप मास्क निकाल के भी काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया समीर जी हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर वसुधा, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं, जो मरीज आपके इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं, RKGF मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं और कोरोना से जो संक्रमित लोग रहते हैं, उनके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट आप लोग अवेलेबल करवाते हैं? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ जो कोरोना से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, पहले तो हम लोग पेशेंट जैसे ही एंटर होता है तो हम लोग उसका डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद टेम्परेचर मेजरमेंट भी किया जाता है। उनका पूरा हिस्ट्री में हम पता करते हैं कि इनका कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं है, इनके घर में तो कोई कोरोना से रिलेटेड पेशेंट नहीं है, क्योंकि जब तक कोई आपको लक्षण मिले तभी आप पेशेंट को कोविड टेस्टिंग के लिए आप भेजेंगे, उसके बाद कंफर्म होता है। तो इस तरह से हम लोग जो रूटीन पेशेंट्स अभी हम लोग देख रहे हैं, और जैसे कि सर्जिकल पेशेंट्स भी हमारे यहाँ रहते हैं, तो उसमें हम लोगों को खास प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। खास प्रिकॉशन ऐसा है कि ऑपरेशन थिएटर में हम पहले की तरह जो साफ सफाई है वो तो वैसे ही हमें करनी पड़ रही है, पर अभी हम जैसे बहुत सारे मरीज एक साथ ऑपरेट ना करें, उसके अलावा हम बहुत सारे जो स्टाफ असिस्टेंट जो हमारे साथ काम करते हैं उनको भी हम मिनिमम रिक्वायरमेंट में ही रखते हैं, क्योंकि मेन पर्पज हमारा है कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हों और स्प्रेड होने के चांसेस थोड़ा सा कम रहें। कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो पेशेंट को हम बहुत अच्छे से कोरोना के बारे में भी कंसेंट ले लेते हैं, क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं है तब तक पेशेंट को कोरोना का मरीज मान लेना थोड़ा सा गलत है जी। इसी तरह ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स का भी हम इसी तरह ख्याल रखते हैं, और क्योंकि इस तरह का कोई संक्रमित मरीज हमारे पास आए तो हम अकॉर्डिंगली फिर उसे कोविड सेंटर्स में रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। चलते चलते दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? आजकल देखिए, कोरोना को लेके पहले कुछ हद तक डर भी है और वो अपनी जगह स्वाभाविक है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हैंड वॉश करिए और सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल करिए, और घर में जो एक बेसिक साफ सफाई या आपके वर्क प्लेस पर जहाँ पे भी जाते हैं कोशिश करिए उस एनवायरनमेंट को क्लीन करने की। इवन पेशेंट जो हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं, मैं एक सलाह उनको जरूर देती हूँ। हम लोगों ने आजकल हमारे हॉस्पिटल में भी सारे पेशेंट्स को हैंड वॉशिंग करा के एंटर कराना चालू किया है। प्लस एक थोड़ा सा इवन हम लोगों ने अपने आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट्स में भी काफ़ी सारे एक स्क्रीन लगा के रखे हैं जहाँ पे हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, जिससे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में वो स्क्रीन रहने से जैसे सीटी स्कैन की जो फिल्म्स होती हैं उसका हमने यूज़ किया हुआ है अपने इक्विपमेंट्स के साथ, तो वो एक पार्टीशन की तरह यूज़ होता है और इस तरह के स्क्रीन से हम लोगों को काफ़ी एक प्रोटेक्शन महसूस होता है। तो ये मेन तो मेरा सारा ये सावधानियाँ अपनी जगह है, बट जो बेसिक चीज़ें आप कर सकते हैं वो है प्रॉपर आप हैंड वॉश करिए और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 2 पॉइंट्स मैं जरूर रेज करना चाहूँगी, क्योंकि इसी तरह आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नई शुरुआत तो हमको करनी ही होगी, कोरोना के साथ हमें जीना भी होगा। कोरोना के साथ हमें जीना भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसुधा, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो कोरोना से बचना है तो डॉक्टर वसुधा ने जो छोटी छोटी और बड़ी अहम जानकारी आपको दी है, आप उनको फॉलो कीजिए। जाहिर सी बात है एक न एक दिन हम सब कोरोना को मात दे ही देंगे। बहरहाल स्वराज सेहत में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।